कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमें अपनों से ही मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दर्द इतने गहरे क्यों होते हैं? कुछ बच्चे इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े क्यों हो जाते हैं? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी माई पेरेंट्स आर माई एनिमी की, जो एक 12 साल के बच्चे जायान की कहानी है, जिसे खुद की मां की गवाही के कारण 5 साल की जेल की सजा मिली है। और अब ये बच्चा अपने माता पिता पर केस कर चुका है। लेकिन क्यों? कहानी शुरू होती है एक जेल से, जहां जायान को दूसरे केस के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा है। ये वही जायान है जिसे एक हत्या के आरोप में 5 साल की सजा मिली थी। लेकिन आज कोर्ट में कुछ अलग है। आज जायान ने अपने माता पिता पर मुकदमा किया है, उसे पैदा करने के लिए। कोर्ट में जायान की वकील बताती है कि इसके माता पिता ने अपने किसी भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। जज के सामने जब जायन के माता पिता खड़े होते हैं, तो उसकी माँ का रूखा व्यवहार साफ दिखाता है कि उसके दिल में बेटे के लिए कोई प्यार नहीं है। हाँ, यही वो माँ है जिसकी गवाही के कारण उसके अपने बेटे को सजा मिली थी। फिर जायन से पूछा जाता है, तुमने अपने माता पिता पर केस क्यों किया? जवाब आता है, क्योंकि इन्होंने मुझे पैदा किया है। और फिर पास्ट में हम जायन को देखते हैं, अलग अलग दवा की दुकानों पर जाते हुए। छोटा सा बच्चा जिसके कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ है। दुकानदार उसे रोकते हैं, कहते हैं, अपने माँ बाप को लाओ। लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर दवाइयाँ ले आता है। ये दवाइयाँ जायान की माँ पानी में घोलती है, फिर उनमें कपड़े भिगोती है। वही कपड़े जो वो अपने बड़े बेटे को जेल में भेजती है, जो उन्हें वहां बेचता है। असल में ये नशीली दवाएं हैं। जायान एक छोटे से घर में रहता है। घर का मालिक आसिम है, जो कि दुकान भी चलाता है। वो किराया नहीं लेता, बल्कि जायान और उसके भाई बहनों से अपनी दुकान का काम करवाता है। सबसे ज्यादा काम जायान को करना पड़ता है, क्योंकि अब वो घर में सबसे बड़ा है। उसका बड़ा भाई जेल में है। एक रात जायान देखता है कि उसकी छोटी बहन के बिस्तर पर खून के दाग हैं। अगले दिन वो अपनी बहन से मिलता है और देखता है कि उसके कपड़ों पर भी खून है। वो तुरंत समझ जाता है कि उसकी बहन को पहली बार पीरियड्स आए हैं। अपनी बहन को बाथरूम ले जाकर वो कहता है, जब तुम्हारी दोस्त के कपड़ों से ऐसे ही खून निकला था, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी थी। इसलिए तुम किसी को मत बताना। फिर वो अपनी बनियान निकालकर उसे देता है, ताकि वो खून साफ कर सके। जायान ने हालात को समझ लिया था। आसिम की नज़र उसकी बहन पर थी, इसलिए जब भी असीम उसकी बहन को कुछ देता, जायान वो चीज़ फेंक देता और अपनी बहन को वहां से ले जाता। वो असीम की दुकान से पैड चुराकर अपनी बहन को देता है और उसे सिखाता है कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। कितना अजीब है ना, जब एक 12 साल का बच्चा अपनी बहन को पीरियड्स के बारे में सिखा रहा है, वो भी अपने माता पिता से छिपाकर, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी बहन की शादी न करवा दी जाए। एक रात जायन अपने माता पिता से कहता है, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसके पिता साफ मना कर देते हैं। उनका कहना है कि अगर आसिम को पता चला तो वो उन्हें घर से निकाल देगा। लेकिन जायान की माँ जानती है कि स्कूल जाने से उसे राशन मिलेगा और इससे उनके खाने की समस्या हल हो सकती है। वो असीम से बात करती है, लेकिन असीम मना कर देता है और इसके बाद वो जायान से पहले से भी ज्यादा काम करवाने लगता है। एक शाम जब जायान घर लौटता है, तो देखता है कि घर में बहुत सारी मुर्गियां हैं। वो अंदर जाकर देखता है कि आसिम और उसके माता पिता वहां बैठे हैं और उसकी छोटी बहन सज धज कर उनके सामने है। वो तुरंत समझ जाता है कि उसके माता पिता आसिम से उसकी बहन की शादी करवाना चाहते हैं। जायान अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है, अगर हमने आसिम से उसकी शादी कर दी, तो हम हमेशा इस घर में रह सकेंगे। फिर आसिम से उसकी बहन की शादी पक्की कर दी जाती है। अगली सुबह जायान अपनी बहन के कान में कहता है, आज तैयार रहना, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। वो अपनी माँ के पर्स से पैसे चुराता है और आसिम की दुकान से कुछ सामान लेकर बस स्टेशन जाता है, जहाँ से वो 2 टिकट खरीदता है। लेकिन जब वो अपनी बहन को लेने घर लौटता है, उसे पता चलता है कि उसके माता पिता को उनके भागने के बारे में पता चल गया है। दोनों को पीटा जाता है और जायन की माँ उसकी बहन को आसिम के घर छोड़ आती है। आंखों में आंसू लिए जायन अपनी माँ से कहता है, तुम इस दुनिया की सबसे गंदी माँ हो, और घर से भाग जाता है। वो बस में बैठ जाता है। उसकी आंखों में दर्द है, क्योंकि वो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। बस से उतरकर वो एक मेले में पहुंचता है। रात वहीं सो जाता है। अगली सुबह भूख लगने पर एक आदमी से खाने के लिए कुछ मांगता है। तभी एक महिला
राहील उसे देख रही होती है, जो वहाँ एक इमिग्रेंट के रूप में क्लीनर का काम करती है। उसे जायन पर दया आती है और वो उसे खाने के लिए कुछ देती है। जायन पूरे मार्केट में काम खोजता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। शाम को जब रहील घर लौट रही होती है, जायन उसके पीछे पीछे जाता है। रहील उसे अपने घर ले आती है और कहती है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे बच्चे का ध्यान रखना होगा। एक शाम रहील उसे अपनी कहानी सुनाती है। वो इथियोपिया से है, उसे घरेलू काम के लिए यहाँ लाया गया था। फिर उसे एक आदमी से प्यार हो गया, वो उसके साथ भाग गई। जब वो प्रेग्नेंट हुई, तो वो आदमी उसे छोड़कर भाग गया। उसके डॉक्यूमेंट्स अब भी उस मालिक के पास हैं जिसके घर पर वो काम करती थी। रहील नकली डॉक्यूमेंट्स के सहारे यहाँ रह रही है। जायन उसके घर पर अच्छे से रहने लगता है और उसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन एक दिन वही ब्रोकर, जिसने उसके नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, उसके घर आता है और उसके बेटे को ले जाने की बात करता है, क्योंकि वो उसे बेचना चाहता है। वो कहता है कि राहील के डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं। उन्हें रिन्यू करवाने के लिए उसे उसको 7 दिन में पैसे देने होंगे, नहीं तो वो उसके बच्चे को ले जाएगा। इसके लिए राहील अपने बाल कटवाकर बेच देती है, लेकिन फिर भी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। एक रात वो घर वापस नहीं लौटती। जायान और उसका छोटा बेटा पूरी रात उसका इंतजार करते हैं। अगले दिन जायान उस जगह जाता है जहां रहील काम करती थी, जहां से उसे ब्रोकर का पता लगता है, जिससे उसने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। वो उस ब्रोकर के पास जाता है, जो बच्चों की तस्करी करता था। ब्रोकर उसे खाने का लालच देता है, ताकि वो बच्चे को उसे दे दे, लेकिन जायान वहां से निकल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन रहील वापस नहीं आती। जायन को लगता है कि वो अपने बच्चे को उसके पास छोड़कर चली गई है। अब उसे खाने का इंतजाम करना है। वो घर के बर्तन बेचने का फैसला करता है। मार्केट में उसे एक लड़की मिलती है, जो सीरिया से आई एक रेफ्यूजी है। वो उसे बताती है कि उसका ब्रोकर उसका पासपोर्ट बनवा रहा है, जिसके बाद वो उसे स्वीडन भेज देगा। जायन रेफ्यूजी कैंप से झूठ बोलकर कुछ राशन ले आता है। इससे कुछ दिनों का खाना हो जाता है। वहीं हमें पता चलता है कि रहील जेल में है, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और वो इलीगली रह रही है। जायन को अपने कपड़ों में वो पेपर मिलता है, जिससे उसके माता पिता उससे नशीली दवाएं मंगवाते थे। अब वो फिर से दवाइयां खरीद कर बेचने लगता है, लेकिन कई बार उसे पैसे नहीं मिलते और लोग उसे मारते भी हैं। एक दिन जब वो घर लौटता है, तो देखता है कि घर पर ताला लगा है। मकान मालिक ने किराया न देने की वजह से उनका सामान बाहर फेंक दिया है। जायान और रहील का बेटा सड़क पर आ जाते हैं। वो कई बार सोचता है कि बच्चे को वहीं छोड़कर चला जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। आखिरकार वो उसे उसी ब्रोकर के पास ले जाता है। ब्रोकर उसे भरोसा दिलाता है कि वो बच्चे को एक अच्छे घर में रखेगा और बदले में उसे पैसे देता है। साथ ही कहता है कि अगर वो अपनी कोई आईडी लेकर आए, तो वो उसे स्वीडन भेज देगा। जायान अपने घर जाता है और अपने पिता से अपनी आईडी मांगता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने अपने किसी भी बच्चे की कोई आईडी बनवाई ही नहीं थी। फिर उसका पिता उसे बताता है कि उसकी छोटी बहन, जिसकी आसिम से शादी हुई थी, कम उम्र में माँ बनने की वजह से मर गई है। उसके पास कोई आईडी नहीं थी, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया। गुस्से में जायन चाकू उठाता है और आसिम के पास जाता है। उसके माता पिता उसका पीछा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोकें, वो आसिम पर हमला कर देता है। हालांकि आसिम बच जाता है, लेकिन इसके लिए जायन को 5 साल की सजा हो जाती है। अब कोर्ट में जायन हर किसी से सवाल पूछता है, मेरी बहन की क्या गलती थी, या मेरी क्या गलती है? लोग बच्चे पैदा क्यों करते हैं जब उन्हें संभाल नहीं सकते? वो बताता है कि उसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट है, एक और बच्चे को हमारी तरह की जिंदगी देने के लिए। जायन की कहानी सुनकर हर कोई उसके साथ सिंपैथी महसूस करता है। वहीं रहील को पता चलता है कि उसका बच्चा ब्रोकर के पास है, जो बच्चों की तस्करी करता है। जेल में वो तड़पती रहती है। कोर्ट में जायन की गवाही के बाद ब्रोकर के यहाँ छापा मारा जाता है और वहां से कई बच्चों को, जिनमें रहील का बेटा भी शामिल है, को बचाया जाता है। रहील को आज़ाद कर दिया जाता है और उसे उसका बेटा वापस मिल जाता है। वो जायन को दुआएं देती है और अपने देश वापस लौट जाती है। कुछ महीनों बाद जायन को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसकी आईडी बनाने के लिए उसकी फोटो खींची जाती है। कई सालों के बाद आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज उसे अपना वजूद, अपनी आइडेंटिटी मिली थी। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। कभी कभी दर्द वहीं से मिलता है जहां हमें सबसे ज्यादा प्यार मिलना चाहिए था। माई पेरेंट्स आर माई एनिमी।
सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन हजारों बच्चों की कहानी है जिनके सपनों को उनके अपने ही तोड़ देते हैं। जहां माँ बाप प्यार की जगह तानों से, सपोर्ट की जगह जबरदस्ती से और समझ की जगह सजा से बच्चों की परवरिश करते हैं। इस फिल्म का हीरो बस इसलिए दुश्मन कहलाता है क्योंकि उसने चुप रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने सवाल पूछे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की हिम्मत की। और यही सबसे बड़ा मैसेज है इस कहानी का, कि अगर आपके अपने ही आपको तोड़ने की कोशिश करें, तो टूटिए मत, उठिए, सीखिए, लड़िए। आपका जन्म सिर्फ माँ-बाप की मर्जी से जीने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म खुद की मर्जी से उड़ने के लिए हुआ है। हाँ, हर माँ-बाप गलत नहीं होते, लेकिन हर माँ-बाप सही भी नहीं होते। तो अगर आपने भी कभी अपने घर को जेल की तरह महसूस किया है, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके ज़ख्म आपकी ताकत हैं, इसलिए बी योर ओन हीरो। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी जीत यही है, जब आप उस दर्द से बाहर निकलें, जो दूसरों ने आपको दिया था, और फिर भी एक अच्छे इंसान बने रहें। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।